हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस न्यू लेक्चर। इसके पहले हम लोग स्टार्टिंग ऑफ डीसी मशीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हाउ द डीसी मोटर विल बी स्टार्ट एंड हाउ द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर कैन बी डन बाय यूजिंग द थ्री मेथड्स ऑफ फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, armature resistance control method and terminal voltage control method. In this lecture we will continue about the losses of an DC machine। किसी भी DC मशीन में कितने तरह के लॉसेस होते हैं और उन मशीन के लॉसेस से हम किस तरह किसी मशीन की इफिशिएंसी को बता सकते हैं। इस लेक्चर में वो उस बारे में बात करेंगे और अगले लेक्चर्स के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे टू मेथड्स की। फर्स्ट इज Schwinger's method and second is Hopkins and test। Now start with our lecture that is efficiency and losses। इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर यूनिट 2, जहां पर कि हम लोग की बात कर रहे हैं। जब हम लॉसेस की बात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन पर, तो दो तरह के लॉसेस मेनली हम लोग उठे जा रहे हैं। फर्स्ट इज नो लोड लॉसेस, मोटे मोटे तौर पर बात करें। फर्स्ट इज नो लोड लॉसेस, इज योर ओमिक लॉसेस या लोड लॉसेस के अंदर। ओके, दो लॉसेस के हम लोग कुल मिला के हम लोग ने बात की। तो इस पर्टिकुलर डीसी मशीन के अंदर भी हम इसी लॉसेस को कंटिन्यू करेंगे पढ़ना, जहां पर हम लोग ये कहेंगे कि किसी भी मशीन के अंदर, किसी भी डीसी मशीन के अंदर हम लोग जब नो लोड लॉसेस की बात करते हैं सिस्टम के अंदर, पहले तो नो लोड लॉसेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉस की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं रोटेशनल लॉस। इसके प्रीवियस में आपने जब भी ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर पढ़ा था, बेसिकली कोर लॉस के फॉर्म में इसे पढ़ा था, जहां पर क्या होते हैं कोर लॉसेस होते हैं उसमें हम एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस जो होते हैं वो बेसिकली सिस्टम के फ्लक्स पे डिपेंड करते हैं, या फिर वो बेसिकली किसी के टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड करते हैं सिस्टम का वोल्टेज कितना आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम कहते हैं कि हमारा जो रोटेशनल लॉसेस होते हैं जो कि मेरे अंडर द अम्ब्रेला आते हैं नो लोड लॉसेस के, तो हम कहते हैं नो लोड लॉसेस में दो तरह के लॉसेस इंक्लूड होते हैं। पहला था कोर लॉसेस, जिसका मैंने आपको बताया कि आपके होते हैं एडी करंट लॉसेस इंक्लूड प्लस आपके हिस्टैरिसीस लॉसेस इंक्लूड होते हैं। ओके, तो हम यहाँ कहते हैं कि ये जो कोर लॉसेस हैं दे आर कॉल्ड कांस्टेंट लॉसेस और नो लोड लॉसेस हम कहते हैं। इसलिए हम इसको नो लोड या कांस्टेंट लॉसेस कहते हैं क्योंकि ये मेरी सिस्टम के फ्लक्स और स्पीड पे डिपेंड करते हैं। दे आर डिपेंडेंट अपॉन द फ्लक्स एंड स्पीड ऑफ अ मोशन, नॉट डिपेंडिंग अपॉन द लोड। तो सिस्टम का फ्लक्स और कभी स्पीड कांस्टेंट है सिस्टम के अंदर, तो हमें कहते हैं कि हमारे जो लॉसेस है, ये जो पर्टिकुलरली कोर का लॉस है, ये हमारा क्या है कांस्टेंट लोड के अंडर अम्ब्रेला के अंदर, इसी के अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रोटेशन। तो पहला लॉस तो ये हो गया, इसको हम बोल रहे हैं हमारा कोर का लॉस, ओके, जो कि मेरी फ्लक्स और स्पीड पर डिपेंड करता है। सेकंड हमारा जो लॉस होगा इसी रोटेशन लॉस में, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन एंड बाइंडिंग लॉस। हम कहते हैं फ्रिक्शन और बाइंडिंग लॉसेस होते हैं, ये डिपेंड करता है रेटिंग या फिर हमारी मोटर की रेटेड स्पीड के ऊपर, हमारी मशीन कितनी स्पीड पे चल रही है टाइम के ऊपर। ये कई मेरी मशीन की स्पीड कांस्टेंट जब वो चल रही है तो मेरे फ्रिक्शन और बाइंडिंग लॉसेस कांस्टेंट होंगे, जिस कारण में बात, क्योंकि हम लोग ये को इस कारण हम लोग कहते हैं कि हमारा फ्रिक्शन लॉस भी क्या है, हमारा नो लोड लॉस है, कांस्टेंट लॉस के अंडर आता है, क्योंकि हम बोलते हैं हमारी स्पीड भी किसी टाइम पे क्या होगी कांस्टेंट चल रही होगी, हमें एज्यूम करके चलते हैं। अगली बात ये कहते हैं कि दोनों लॉसेस को हम रोटेशन के अंडर क्यों डालें, क्योंकि हमारी कोर लॉसेस होते हैं बेसिकली दे आर इन द आर्मेचर ऑफ द वाइंडिंग, सो दे आल्सो कॉल्ड द रोटेशनल लॉसेस। और मेरे फ्रिक्शन लॉसेस भी कहां होते हैं, मेरे शाफ्ट के ऊपर होते हैं, दे ऑल दैट्स व्हाई this both the losses, core losses and friction losses are under the umbrella of rotation loss, and this rotation loss is under the umbrella of no load loss। okay, तो अब हमने पहले तो बात कर ली रोटेशन लॉस की। अब जो सेकंड लॉस
लॉस आता है मेरी इसी लॉस के अंदर, सेकंड लॉस की बात करें उसको बोलते हैं स्ट्रे लॉस। ठीक है, स्ट्रे लॉस का मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन के बारे में बात की थी। आर्मेचर रिएक्शन जो होता है मेरे सिस्टम के अंदर, तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है हमारा, या तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन करेगा या डीमैग्नेटाइजेशन करेगा। ठीक है, ये दो तरह की इफेक्ट बनाएगा। तो हम बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का सिस्टम में मेरा जो एमएनए या जीएनए सिस्टम होता है, जिस कारण के सिस्टम के अंदर मेरे सिस्टम के कम्युनिकेशन के ना पहले प्रोडक्शन होता है। मगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बेसिकली इस बात की, बेसिकली वन टर्म की प्रिंसिपल डीमैग्नेटाइजेशन। एक ही टर्म बचा है जिसको डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। डीमैग्नेटाइजेशन करना मेरा फ्लक्स का रिडक्शन होता है। ठीक है, जिस कारण की एडिशन और फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होती है नेसेसरी मोटर के नेसेसरी टॉर्क के डेवलपमेंट के लिए, या फिर नेसेसरी हमारे सिस्टम के जनरेटेड वोल्टेज या जनरेटेड पावर को देने के लिए। इट मीन जो एडिशन हमारा जो लॉसेस हो रहा है ड्यू टू डीमैग्नेटाइजेशन, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रे लॉसेस कहते हैं। और इसे हम क्या करते हैं, ये हम इसके अंदर हम रखते हैं हमारे नो लोड। हमें कहते हैं कि हमारे जो स्ट्रे लॉसेस है दे आर डिपेंडेंट, दे आर द डिपेंडेंट अपॉन द फ्लक्स, दे आर द फिक्स्ड लॉसेस। कभी सिस्टम में मेरी फ्लक्स कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो स्ट्रे लॉसेस आर भी कांस्टेंट। या फिर हम कह सकते हैं कभी लोड के डिपेंडेंट हो, आर्मेचर करंट पे डिपेंडेंट हो, तो हमारे जो स्ट्रे लॉसेस होते हैं इतने नियम होते हैं कि इसको हम दिखाई, हम उसको बहुत ही नेग्लिजिबल मानते हैं, इसलिए उसको कहां रखते हैं, हमारे नो लोड के अम्ब्रेला के अंदर। दे आर नॉट अंडर द लोड, लोड के अम्ब्रेला के अंदर नहीं रखते इसे। ओके, सेकंड हम लोग बात करें लोड लॉसेस की, या फिर हम लोग बात करें हमारे सिस्टम के ओमिक लॉसेस की। तो पहला लॉस यहां पर आता है ओमिक लॉस। फर्स्ट इज आर्मेचर का लॉस, आर्मेचर रेजिस्टेंस लॉस। आर्मेचर के रेजिस्टेंस के कारण होने वाले जो लॉसेस हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं। इनमें आर्मेचर का कुछ करंट है आई, यहां पर होंगे x पर r लॉस। सेकंड हम लॉस जो लेते हैं इसके फील्ड रेजिस्टेंस लॉस, इस फील्ड के अंदर जो लॉसेस हैं देखते हैं रिटर्न ऑफ टू टाइप, दो तरह से इस लॉस को लिख सकते हैं। देखते हैं रिटर्न है r स्क्वायर f मल्टीप्लाई बाय r फर्स्टली, और वी कैन राइट डाउन दैट इसका कुछ फील्ड का अपना वोल्टेज होगा मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों से हम लोग हमारे फील्ड के रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें कुछ चीजें जो आपको समझनी है कि जब भी हम ओमिक प्रोसेस की बात करें, आपको नॉर्मली तो आपसे न्यूमेरिकल्स में दिया होगा कि आपका जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है, आर जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, ये इंक्लूड करता है मेरे ब्रश के रेजिस्टेंस को, इंटरपोल के रेजिस्टेंस को, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को। तो अभी लिखा रहेगा आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्लूड, जो आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्लूड करता है ब्रश के रेजिस्टेंस को, इंटरपोल के रेजिस्टेंस को, और मेरी कंपनसेटिंग वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस को इंक्लूड करता है आर, जिस कारण के ब्रश के जो लॉसेस होते हैं, हमारे ब्रश लॉसेस होते हैं, वो भी यहाँ पर हम आर्मेचर रेजिस्टेंस का लॉस ही हम लोग देखते हैं। इसके अलावा सिस्टम में हमारे दो तरह की वाइंडिंग्स होती है फील्ड की, सीरीज और शंट। तो जब भी आप सीरीज और शंट की बात करेंगे, आप हो सकता है दोनों का आप ऐड करते हैं और दोनों का फील्ड रेजिस्टेंस आरएफ के अंदर लिखते हैं, आरएफ प्लस आरएफबी, और अपने हिसाब से इसको अकॉर्डिंग टू जितना करंट दोनों में, कभी कंपाउंड मोटर है आपकी तो दोनों का फील्ड वाइंडिंग के अलग अलग आप रेजिस्टेंस कर निकाल के फील्ड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, लॉसेस टोटल। या फिर आपका पास एक ही वाइंडिंग की सीरीज ऑफ शंट, तो भी आप यहाँ पर नॉर्मल तौर से उसके अंदर जितना करंट आ रहा है उस हिसाब से यहाँ पर ओमिक लॉसेस निकाल सकते हैं फील्ड में। ओके, तो ये हमारे कुछ 3 से 4 तरह के लॉसेस होते हैं हमारे किसी भी डीसी मशीन के अंदर। इसी लॉसेस को आगे हम लोग बात करेंगे सिस्टम के अंदर
कि हमारा कोई डीसी मोटर है, डीसी मशीन के अंदर इसका फ्लो डायग्राम देखें कि पावर का फ्लो डायग्राम क्या है। पावर के फ्लो डायग्राम की यहाँ पर हम लोग बात करें मोटर के केस के अंदर, राइट डाउन दैट हम लोग यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं कि सिस्टम के अंदर जो मैकेनिकल पावर है वो यहाँ पर इनपुट की फॉर्म में आ रही है, इट इज इन फॉर्म ऑफ इनपुट। ओके, जैसे यहाँ पर मेरे मैकेनिकल इनपुट आया है शाफ्ट के ऊपर, तो शाफ्ट ने अपना पावर को लॉस करा दिया है। ओके, sorry, it is electrical input, sorry, it is electrical input. This electrical input is in motor, it is going to first to the field and armature, दोनों का मेरे पास जाएगा यहाँ पर। अब दोनों के लॉसेस को हम लोग बात करें, लिखने के अंदाज को थोड़ा देखें हम लोग, तो हम कहते हैं फील्ड के अंदर कौन कौन से लॉसेस होंगे हमारे, तो यहाँ पर होगा मेरा VF बाय IF का लॉस होगा, मेरा आर्मेचर के अंदर लॉस होगा I का होल स्क्वायर इनटू RA, प्लस इसके अंदर अपना खुद का स्प्रे लॉस होगा और इसका अपना खुद का कोर का लॉस होगा। ये जो तीन लॉस है, ये जो चार लॉस है पर्टिकुलरली, फील्ड रेजिस्टेंस का लॉस, ओमिक लॉस, आई स्क्वायर आर का ओमिक लॉस, प्लस हमारे जो कांस्टेंट लॉसेस उसको खत्म करने के बाद जो हमें यहां से पावर डेवलप मिलती है आफ्टर द आर्मेचर, इसे हम कहते हैं ग्रॉस डेवलप पावर। इट इज कॉल्ड ग्रॉस डेवलप पावर। ओके, और इसी ग्रॉस ग्रॉस डेवलप पावर को हम फर्दर एक्सटेंड करें हमारे शाफ्ट के ऊपर, फर्दर हम शिफ्ट करें इसको शाफ्ट के ऊपर, जहां पर इसमें मेरे फ्रिक्शन और वाइंडिंग लॉसेस या मेरे रोटेशनल लॉसेस नहीं मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से इसमें दो लॉसेस यहाँ से हटा रहे हैं, तो यहाँ से मेरे जब उसको रोटेशन लॉसेस सिस्टम को मिलते हैं तो यहाँ से मुझे मिल जाएगी मैकेनिकल परफॉर्मेंस का आउटपुट मिल जाएगा, दैट इज योर नेट आउटपुट होगी सिस्टम को। ओके, इस तरह से हमारे सिस्टम के अंदर हमारे किसी भी मोटर के अंदर हम ग्रॉस डेवलप पावर। नाउ टॉकिंग अबाउट, ये तो हमने मोटर की केस के लिए इसका फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन किया, इसी तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं जनरेटर के लिए, मगर जनरेटर के केस में जो फ्लो डायग्राम थोड़ा डिफरेंट बन जाता है। तो कैसे बनता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ कहते हैं कि हमने जो भी मैकेनिकल पावर दिया है हमारे इनपुट के फॉर्म के अंदर हमारे जनरेटर को, तो सबसे पहले हमारा शाफ्ट में जो लॉसेस हैं इसको हम बोलते हैं रोटेशनल लॉसेस, इसको यहाँ पर हम लोग इंक्लूड करते हैं सिस्टम में। ठीक है, मैकेनिकल पावर सबसे पहले क्या इंक्लूड किया हमने, रोटेशन लॉसेस को हमने माइनस किया, उसको दिया। फिर हमने जो हमारी फील्ड है, ठीक है, जो कि हम जनरेटर को, हमारा जनरेटर फ्लक्स, कांस्टेंट फ्लक्स दे रही है, ठीक है, जो कि हमारे नेसेसरी वोल्टेज को बनाने का काम दे रही है, उसकी लॉसेस को हम लोग इंक्लूड करेंगे यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड फील्ड लॉसेस को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो हमने रोटेशन लॉसेस और फील्ड लॉसेस को हमने इंक्लूड कर लिया सिस्टम के अंदर, और जब हमने जो पावर हमने हमारे आर्मेचर को दी है, जिस कारण उसने नेसेसरी बैक ईएमएफ बना के कुछ हमारा वोल्टेज डेवलप किया है, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस डेवलप पावर। हम बोलते हैं इस समय जो पावर बनाई है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस डेवलप पावर। ग्रॉस डेवलप पावर, और ये पावर बनाने के बाद अब ये मेरे आर्मेचर के लॉसेस करवाएगा। Now it will take the armature losses, मेरे आर्मेचर के लॉसेस अब ये करेगा, चाहे वो मेरे ये लॉसेस हो या सिस्टम के मेरे स्ट्रे लॉसेस हो, या सिस्टम की जो मेरी कोर लॉसेस हो, ये जब कब कराएगा, आफ्टर द ग्रॉस डेवलप पावर। ओके, ग्रॉस डेवलप पावर होने के बाद फिर मेरे सिस्टम में क्या करेंगे, आउटपुट देगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल।
ओके, तो ध्यान दीजिएगा इन केस ऑफ जनरेटर, इन केस ऑफ डीसी जनरेटर मेरा जो पावर फ्लो का डायग्राम होता है इट विल बी सर्विंग सम चेंजेस। यहाँ पर हमारे रोटेशन पर फील्ड लॉसेस को माइनस करने के बाद हमारा जॉस लेवल पावर आ जाता है। ओके, देन हमारे जो आर्मेचर को वो हमारा पावर के लॉसेस चला के फिर वो इलेक्ट्रिक सिस्टम। ओके, दैट इज द फ्लो डायग्राम फॉर द जनरेटर। कभी इसी केस को, कभी ये जो हमारे पास में जितने भी लॉसेस हैं इसको एफिशिएंसी की टर्म में रिप्रेजेंटेशन का सोचें तो वी कैन राइट डाउन दैट दो फॉर्मूले यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पर एफिशिएंसी जो होती है बेसिकली तौर पर हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस हमारे जो सिस्टम के टोटल लॉसेस हैं अपॉन इनपुट ऑफ द सिस्टम। ओके, इस फॉर्म में कभी लिखे आप लोग यहाँ पर। पहले हम जनरेटर के केस के लिए बात कर लेते हैं। then total losses will be IA square by RA का लॉस प्लस मेरे फील्ड के अंदर लॉस होता है VF by IF का लॉस प्लस सिस्टम के मेरे रोटेशन या ऑपरेटिंग लॉसेस को इंक्लूड कर लेता हूं या मेरे सारे जितने भी नॉन लोड लॉसेस को इंक्लूड कर लेता हूं देन इट शुड बी इनपुट। अब मेरे इनपुट की बात करूं जनरेटर के केस में तो जनरेटर के केस में इनपुट क्या होगा यहां पर व्हाट शुड बी द इनपुट ऑफ द सिस्टम then input should be output that is what should be the input of the input is Vt plus IL। ठीक है, ये हमारा जो आउटपुट है प्लस उसके जो लॉसेस हैं उसको हम इंक्लूड करा दें। और वी कैन राइट डाउन दिस एज इसको एक और तरह से हम लिख सकते हैं Vt अपॉन IL इनको 100 कर देते हैं। इस तरह से भी हम लोग हमारी एफिशिएंसी फॉर जनरेटर के केस में अब कभी मोटर के केस के लिए कभी हम इसी फॉर्मूले को हम लोग निकालना चाहते हैं फॉर मोटर केस फॉर केस ऑफ मोटर वी कैन राइट डाउन दैट मेरे जो ऊपर के लॉसेस हैं वो सेम रहेंगे लॉसेस विल बी सेम इन केस ऑफ मोटर आल्सो बट मेरा जो इनपुट होगा वो क्या होगा टर्मिनल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय लोड करंट। दैट शुड बी द टू फॉर्मूला फॉर जनरेटर एंड ओके ये दो मेरे एफिशिएंसी के फॉर्मूले हैं एक मोटर के लिए और एक मेरे जनरेटर के लिए बनना। ओके नाउ अब हम क्या बोलना चाहते हैं हर समय हमने कभी ना कभी जब हम लोग मशीन्स की बात करते हैं तो हमें कभी किसी कॉरेस्पॉन्डिंग केस में कहा जाता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल मशीन है कितनी मैक्सिमम एफिशिएंसी में प्रोड्यूस कर सकती है। आइडियली हम बोलते हैं किसी मशीन को 100% एफिशिएंसी देना चाहिए मगर प्रैक्टिकल तौर पे कभी इतने सारे सिस्टम में लॉस आते हैं। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हम लोग कहते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई कंडीशन होगी जहां पर मेरे लॉसेस क्या हो जाएंगे मेरे मैक्सिमम हो जाएंगे मिनिमम हो जाएंगे और उस कंडीशन पे हम लोग हमारे सिस्टम का आउटपुट मैक्सिमम ले सकते हैं। तो हमें वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जिसे हम लोग कहते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी। उस कंडीशन के ऊपर मेरे जो लॉसेस होते हैं मशीन के ऊपर वो मिनिमम एंड मिनिमम हो जाते हैं बहुत ज्यादा मिनिमम हो जाते हैं। ठीक है, और उससे ज्यादा मेरे लॉसेस कम हो नहीं सकते तो हम लोग यहाँ निकालते हैं अगली चीज दैट इज मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। तो हम लोग यहाँ डीसी मशीन की मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पर हम लोग। जिस कंडीशन के ऊपर मेरे लॉसेस मिनिमम हो जाते हैं और हमें कोई भी जो ना डीसी मशीन है मैक्सिमम आउटपुट देना स्टार्ट तो अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखिए जनरेटर के केस के लिए। तो अभी मैंने जो लिखा था Vt मल्टीप्लाई बाय IL Vt IL VF IF प्लस IA का होल स्क्वायर इनटू RA प्लस R लॉसेस मल्टीप्लाई। अभी हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं सिस्टम के अंदर जो टर्मिनल वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं इसी लेटर जोन के हमारा ये शंट जनरेटर है
हम लोग इसे शंट जनरेटर के केस के लिए बात करते हैं। ओके, इस केस के लिए हमें एज्यूम करके चलना है यहाँ पर लोग कि मेरा जो टर्मिनल वोल्टेज VT है ये कांस्टेंट है। जिस केस के अंदर मेरा जो VT है वो VF के इक्वल है, क्योंकि सिस्टम में मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है, देन मेरा जो फील्ड करंट है वो इतना बहुत ही नेग्लिजिबल फ्लो होगा। एक क्वेश्चन मानते हैं VT इक्वल टू VF है और मेरा IF की वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल फ्लो होगी। हम मान के चल रहे हैं कि उसकी वैल्यू को आगे जाके हम उसको नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। इट मींस हमें बोलेंगे कि हमारा जो लोड करंट है वही मेरा फील्ड करंट हो जाएगा आगे। पहला चीज तो बोलेंगे कि हमारा क्योंकि IF बहुत ही नेग्लिजिबल फ्लो हो रहा है सिस्टम के अंदर, तो मेरा जो लोड करंट है वो मेरा आर्मेचर करंट ही है, ठीक है, शंट के केस में। दूसरी चीज जो हम यहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी में मान के चलते हैं कि हमारा जो सिस्टम के अंदर ये टर्मिनल वोल्टेज कभी कांस्टेंट है फील्ड के, इट मींस कि जो मेरा जो लॉसेस हो रहे हैं फील्ड के अंदर जो लॉसेस हो रहे हैं इट ऑलवेज आल्सो बी कांस्टेंट इन नेचर। क्योंकि सिस्टम के अंदर टर्मिनल वोल्टेज हमने कांस्टेंट लगाया है, इट मींस वहां पर जाने वाला वोल्टेज जो ड्रॉप है वो कांस्टेंट है, इट मींस वहां पर जाने वाला फ्लक्स मेरा कांस्टेंट है सिस्टम का, तो हमें बोलते हैं कि वहां पर जो फील्ड के लॉसेस है वो भी कांस्टेंट होंगे। तो दो चीज मानते चलेंगे, I इक्वल टू IA एंड देन फील्ड लॉसेस आर कांस्टेंट इन नेचर, ठीक है। ये दो चीज यहां से हम लोग मान के चलेंगे। नाउ आगे बढ़े हम लोग यहां पर, हम जब भी किसी सिस्टम की मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालते हैं तो हम लोग निकालते हैं उसके वेरिएबल चेंज की बेसिस के ऊपर कि उसके ऊपर लोड क्या लग रहा है। जब हम लोग बात करें आपकी ट्रांसफार्मर के बेस के ऊपर, तो वहां पर आपका जो सेकेंडरी करंट I2 है उसके बेसिस के ऊपर आप लोगों ने मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाला। यहाँ पर हम लोग लोड के बेसिस हम लोग चाह रहे हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब पता चलेगी, जब सिस्टम पे लोड लगा हो गया। तो हम पता करना चाह रहे हैं कि किस पर्टिकुलर हम कितना सिस्टम के ऊपर लोड दे रहे हैं और उस पर्टिकुलर लोड के ऊपर कब मेरा सिस्टम का मैक्सिमम एफिशिएंसी बनाए। तो ध्यान देना, जब भी हम मैक्सिमम एफिशिएंसी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग इसी क्या करेंगे, करंट की जो हमारा लोड करंट है उसके बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। और हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, जो मैक्सिमम की वैल्यू चाहिए उसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। जब हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करें, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एफिशिएंसी ऑफ जनरेशन करेंगे, तो लिखना स्टार्ट करें। नीचे का डिनोमिनेटर को इधर से I स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, ओके, पूरे I स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। यदि ऊपर वाले की बात करें हम लोग सिस्टम की, ऊपर वाले टर्म का हम लोग कभी उसको डिफरेंशिएशन करें I के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग लिख सकते हैं VT, और कभी हम लोग माइनस कर दे सेकंड वाले टर्म के अंदर I से यहाँ पर अपने पास में, ठीक है, और जहाँ पर I है हमने कहा है कि आर्मेचर करंट किसके इक्वल है मेरे, I इक्वल टू I इक्वल टू IL का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग VT, ठीक है, तो क्या क्या टर्म यहाँ से हमारे पास निकलेगी, एक तो टर्मिनल वोल्टेज VT निकलेगा, यहाँ से तो मेरा कांस्टेंट की वैल्यू कट हो जाएगी, ये मेरी वैल्यू 0 हो जाएगी सेकंड वाले केस के अंदर, ये हो जाएगा प्लस का 2IL, I इक्वल टू I लिखा तो R हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय VT। इसी टर्म को हम लोग खोल के लिखना बहुत मजा आता है, इसको हम लोग ओपन कर दिस इक्वेशन को, देन वी कैन राइट डाउन दैट टर्मिनल वोल्टेज VT is equal to IL plus VF IL plus IL का होल स्क्वायर RL plus W0 और इनके टर्मिनल वोल्टेज VT, और ये जो माइनस के साइन की वैल्यू उधर ही लेके चल जाए माइनस, तो VT
F2ILRA into VT। VT से GT कैंसिल, अब IL की वैल्यू बची आपके पास सिस्टम के अंदर। ओके, हम लोगों ने I की फील्ड करंट की वैल्यू आप लोग नेग्लिजिबल बात की, चलो मैंने इनिशियली केस में कहा, इट मींस यहाँ पर जो वैल्यू है ठीक है ये कांस्टेंट हो जाएगी हमारी। देन तो क्या करोगे आप लोग यहाँ पर VT-IL और VT माइनस IL आपस में क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा IL का होल स्क्वायर RA प्लस W इक्वल टू 2I का होल स्क्वायर टू इसकी एक वैल्यू हम उससे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, we can write down that which is equal to now that कि आपका जो VFIL हमने कहा है कि फील्ड करंट हमारा कांस्टेंट होता है और हमारे जो रोटेशन प्रोसेस या फिर इसको IL आगे आने का हम उसमें तो we can write down that मेरे जो कांस्टेंट लॉसेस सिस्टम के अंदर they are equal to मेरे वेरिएबल लॉस और मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, ये चीज ध्यान देना जब भी हम लोग अभी आगे न्यूमेरिकल करेंगे किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कांस्टेंट लॉसेस इक्वल टू ओमिक लॉसेस होते हैं हमारे सिस्टम में। ठीक है, इसे हम लोग अप्लाई करके देखते हैं, हम लोग इसी चीज को हम लोग तो इसी चीज को हम लोग अप्लाई करके देखते। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लें, एक शंट जनरेटर है डीसी का, उसके कुछ वेरिएबल लिखिए आपको यहाँ पर। एक लिखिए कि वो 10 किलोवाट की मशीन होगी, इट मींस इसका जो आउटपुट होगा 10 किलोवाट का होगा जब उसके अक्रॉस 250 वोल्ट में जब लगा है। ओके, इसकी रेटिंग हो गई मशीन की। इस पर्टिकुलर जो मशीन है मेरी, इस मशीन के अंदर जो मेरा रेजिस्टेंस है किसका, आर्मेचर का, इंक्लूड द ब्रश, ब्रश को इंक्लूड करके जो मेरा रेजिस्टेंस 0.5 है और जो मेरा फील्ड का रेजिस्टेंस 250 है। ओके, तो आप लोग मुझे बताओ इस सिस्टम का टोटल शाफ्ट आउटपुट कितना होगा। शंट जनरेटर है तो उसका शाफ्ट इनपुट कितना होगा, पहली चीज तो ये निकाल के बताइए। सेकंड चीज मुझे इस सिस्टम की एफिशिएंसी निकाल के बता दीजिए, रेटेड लोड के ऊपर। थर्ड चीज मुझे एफिशिएंसी बता दीजिए, इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी बता दीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज इसका पावर बता दीजिए, किस पावर रेटेड पावर पे। ठीक है, इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी, तीन चीज बता दीजिए सर। तो यहाँ से हम तीनों चीज निकालते हैं, शाफ्ट इनपुट, मैक्सिमम एफिशिएंसी और रेटेड लोड, तीनों चीज हम लोग यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। तब इसका एक डायग्रामेटिक व्यू हम लोग यहाँ पर बनाएं। कभी इस तरह की कुछ वैल्यूज आपको यहाँ पर दी हुई है। कभी हमारे कहा है कि रेटेड लोड के ऊपर सिस्टम चल रहा है, डीसी जनरेटर चल रहा है, इसमें रेटेड कितना है 10 किलो वोल्ट है मेरे पास में, रेटेड इसकी रेटिंग है। इट मींस कभी रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर इसका आउटपुट है सिस्टम का, तो यहाँ से उसकी करंट की वैल्यू आईएल की बात करें लिखते हैं राइट डाउन 10 किलो वॉट मल्टीप्लाई बाय 250 वोल्ट, सो इट विल बी कन्वर्टेड एज 20 एम्पीयर। I think so it will be converted as 40 ampere. Now, by this armature current की वैल्यू होगी उसको निकालना सबसे पहले फील्ड करंट की वैल्यू निकालना। कभी यहाँ से 250 वोल्ट लगाकर यहाँ पर 250 वोल्टेज है तो कभी इसका ओम 250 ओम है, ओम कितना है इसका, then फील्ड करंट will be equal to df upon ia
which is 250 by 260, it is 1 ampere. Then we can round 40 plus 1 equal to 41 ampere हमारा आर्मेचर का ना। कभी इतनी चीजें हमारे पास निकल गई है सिस्टम की। लोड करंट 50 एम्पियर निकल चुका है हमारा, ये 1 एम्पियर निकल चुका है और ये 41 एम्पियर सिस्टम का निकल चुका है यहाँ पर ना। दिस कैन बी राइट डाउन दैट कभी हम लोग सिस्टम के एफिशिएंसी निकालना चाहें, efficiency of a generator can be calculated at Vt equal to I। यहाँ पर हमें आउटपुट दे रखा है सिस्टम, तो आउटपुट के हिसाब से बात करें तो आउटपुट दे रखा है हमारा 10 किलो ओम, इट मींस 10 टू द पावर 3 हमें दे रखा है, ठीक है। नीचे की बात करें इनटू 10 इनटू 10 पावर 3 वैल्यू दे रखी है। हम सारे पहले ओमिक लॉसेस निकालें। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक चीज याद दिखना भूल गया, यहाँ पर आपके सिस्टम के रोटेशन लॉसेस आपको पहले से दिए हैं सिस्टम के अंदर, इट शुड बी 400। मान के चलिए कि रोटेशन लॉसेस 400, ओके। तो हम बात करें इसके रोटेशन लॉसेस और मूवमेंट लॉसेस को इंक्लूड करें। फील्ड लॉसेस की बात करें तो 250 into 1 250 41 एम्पीयर करंट आ रहा है 0.5 पे, तो 41 का होल स्क्वायर टू 0.5 आई थिंक शुड बी 840। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करिएगा, तो इट इज अराउंड 87% आपकी यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस। हाँ, एक और चीज मैंने आपको पूछी थी इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द शाफ्ट इनपुट, शाफ्ट के ऊपर कितना कोई इनपुट दे रहा है, तो ध्यान देना इफ दिस इज योर इनपुट 10 किलोवाट हमारा इनपुट है, ठीक है। फील्ड का जो लॉसेस को मैं इंक्लूड कर लूं दैट इज 250 वाट पर इसको इंक्लूड कर लूं यहां पर, आर्मेचर की ओमिक लॉसेस को यहां पर इंक्लूड कर लूं, ओके, प्लस मैं रोटेशन लॉसेस को इंक्लूड कर लूं, तो मेरे को यहां से कितना इनपुट मिल जाएगा, वो मिल जाएगा दैट इज व्हाट 11490। इट इज 4490 इज नथिंग बट आवर शाफ्ट इनपुट टू द सिस्टम, ओके। ये मेरा शाफ्ट का इनपुट है रेटेड लोड के ऊपर। रेटेड लोड क्या है मेरा 10 किलो वाट है मेरा, ओके। नाउ अगली चीज, यहां से मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, और मैंने बताया मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए मेरा जो VFIF है प्लस मेरे जो रोटेशन लॉसेस है वो इक्वल होना चाहिए मेरे IE2 प्लस RI के लॉस के, इस लॉस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब जब आप लोग बात करते थे सिस्टम के रेटिंग के बारे में, रेटिंग के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर का, तो एक वैल्यू आती थी कि आपको डिनोट करती थी कि सिस्टम के अंदर रेटिंग कितनी, फुल रेट रेटिंग मतलब आपकी नेम प्लेट रेटिंग पे बात कर रहे थे, इसकी वैल्यू आप 1 दे देते थे। तो आप लेट अस 10 किलोवाट की नेम प्लेट रेटिंग यहां पर आपके पास है, मतलब इट इज 5 किलोवाट के ऊपर आप 5 किलोवाट का आउटपुट ले रहे हो, 10 किलोवाट की रेटिंग है, इट मींस आप 0.5 की रेटेड लोड पे काम कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग बात करें यहाँ पर कि किस रेटेड लोड के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ क्या करना है, इस RF की इक्वेशन में हम लोग एक वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं K का होल स्क्वायर, ओके। और जो K की वैल्यू है वो डिपेंड करती है मेरे किसके ऊपर, लोड पे डिपेंड करती है, IA के लोड पे डिपेंड करते हैं सिस्टम। तो यहाँ से K की वैल्यू हम लोग निकालें, यहाँ से it will be VF multiplied by IF plus W0 upon IA square plus RA। अभी हम लोगों ने VF by IF की वैल्यू को मुझे निकाली इस सिस्टम के अंदर 400, इसमें हमने मोनो लॉसेस निकाले 850 निकाले, इसका रूट की वैल्यू निकालना तो बताइए व्हाट शुड बी द रूट वैल्यू फॉर दिस सिस्टम।
0.87, I think so. It is 0.87. ओके, इट मींस 0.87 लोड के ऊपर मेरा क्या चल रहा है, मेरा ये ट्रांसफार्मर चल रहा है जब उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए। तो इसको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो 0.87 लोड के ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। अब जब ये 0.87% की लोड के ऊपर चलना स्टार्ट होगा, मेरा ये डीसी मशीन या डीसी जनरेटर चलना स्टार्ट होगा सिस्टम के अंदर, तो वी कैन राइट डाउन दैट फॉर्मूला वापस लिखते हैं यहाँ पर हम लोग। मेरा जो आउटपुट है मोटर का 10 किलोवाट पहले से था, इसके बारे में हम लोग कोई चर्चा नहीं कर रहे थे। हमने कहा था ये भी 10 किलोवाट है। अब क्योंकि मेरे जो आयरन लॉसेस है वो कॉपर लॉसेस के इक्वल होगा, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बना सकती है कि वैल्यू रिमूव कर दी 0.87। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे जो कांस्टेंट लॉसेस है वो वेरिएबल लॉस के इक्वल है। इट मींस मेरे जो कांस्टेंट लॉसेस है, कांस्टेंट लॉसेस कितने, मेरा 250 वाट लॉस है वो मेरा कांस्टेंट मान के चला है, प्लस मेरे जो 400 की रोटेशन लॉसेस वो मैं कांस्टेंट मान के, इट मींस टोटल लॉसेस कितने 600। ये जो मेरे कांस्टेंट लॉसेस है वेरिएबल लॉस के इक्वल है। इट मींस जो टोटल लॉसेस आना चाहिए कब मैक्सिमम एफिशिएंसी टाइम पे के ऊपर 600 प्लस 600 आना चाहिए। इट मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 600 आना चाहिए, क्योंकि आयरन लॉस ही जो वेरिएबल लॉस है भाई मेरे क्या है, नॉन लोड लॉसेस। तो कैलकुलेट करके देखिए कितना है, इट इज अराउंड 1200। देन व्हाट शुड बी द पावर, I think it is 89% approximately. That's how we will calculate the efficiency of any DC generator or a motor in a machine. So until that हम लोग यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग हॉपकिंसन मेथड और आपके पेडिकली सुलमन टेस्ट को इंक्लूड करेंगे और फिर हमारी इस पर्टिकुलर डीसी मोटर की यूनिट को कंप्लीट करेंगे।